स्वागत है प्यारे बच्चों, फिजिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल की समीकरणें। ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस, पार्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको कहा जाता है मैक्सवेल की विद्युत चुंबकत्व की समीकरणें, मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दरअसल क्या हुआ था, मैक्सवेल ने गणितीय रूप से 4 समीकरणें दी और इन 4 समीकरणों के अंतर्गत ही उन्होंने संपूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या कर दिया, समाहित कर दिया। 4 इक्वेशन से ही पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो है एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसलिए ये इक्वेशंस बहुत ज़्यादा महत्व की हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट में आपके पास थोड़ा सा ही है ये चीज़ कि सिर्फ इक्वेशंस और इनिशियल इक्वेशंस यही पूछी जाएंगी, बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशंस नहीं है, हायर क्लासेस में आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वेशंस मैक्सवेल ने हालांकि दी, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है, लेकिन क्योंकि इनका एकीकरण या एकीकृत इनको मैक्सवेल ने किया है और उसके आधार पे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की उन्होंने व्याख्या कर दी थी, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है मैक्सवेल की समीकरणें या मैक्सवेल की विद्युत चुंबकत्व की समीकरणें। अब ये समीकरणें क्या है उसको हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, पहली क्वेश्चन है क्लोज इंटीग्रेशन। ये जीरो जो सर्कल बना है इंटीग्रेशन के साइन पे, इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज होना है। कोई भी चाहे पथ लेंगे तो पथ क्लोज होगा, कोई सरफेस लेंगे तो कैसी सरफेस होगी, क्लोज सरफेस होगी, जिसके अलोंग आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं। डी ए एरिया वेक्टर है, डी एल पथ का लाइन वेक्टर है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पथ आएगा और इन केस में एरिया आएगा इन दो इक्वेशन में। तो पहली क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेल नॉन इक्वेशन ऑफ गॉसेज लॉ। कि स्थिर वैद्युतिकी के लिए गॉस का जो नियम है वही जो है मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन भी कहलाती है। क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस ने क्या कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश के 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरी क्वेश्चन में हम आते हैं। दूसरी क्वेश्चन है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। इसको कहा जाता है कि चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। आगे ये इक्वेशन से लिखी गई हैं कि किस रूप में, अन्यथा या आज तक किस रूप में ये इक्वेशंस जानी जाती हैं थी, वो लिखा गया था। दूसरी क्वेश्चन है क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। चुंबकत्व का गॉस का नियम भी इसको कहा जाता है, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, किसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, सदैव शून्य होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य के बराबर होता है। यहाँ पे यहीं पे ये बेसिक अंतर दिखा देते हैं दोनों कि विद्युत रेखाएं और चुंबकीय रेखाओं में या विद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में क्या अंतर है कि विद्युत रेखाएं धनावेश से शुरू होती है, ऋणावेश पे खत्म हो जाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या होती है, एक बंद वक्र के रूप में चलती हैं, नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ पे होते हुए पुनः नॉर्थ पे मिल जाती हैं। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। दूसरा एक अंतर जो है कि आवेशों को पृथक कर सकते हैं, धनावेश ऋणावेश अलग अलग होते हैं प्रकृति में, कर सकते हैं इनको, जबकि जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल को कभी भी आप चाहे किसी पदार्थ को आप या किसी चुंबक को आप एटॉमिक लेवल तक भी तोड़ दें तब भी आप उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक धारा लूप क्या होता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव के समान है। मैग्नेटिक डाइपोल है ये, एक तरफ यहाँ से देखेंगे आप तो कैसा दिखेगा ये, नॉर्थ पोल, सामने से देखेंगे नॉर्थ पोल, पीछे की साइड से इसी धारा लूप को देखेंगे कौन सा साइड दिखेगा, वो साउथ पोल, तो वही साउथ पोल वही नॉर्थ पोल, ऊपर से देख रहे नॉर्थ पोल, यहाँ से देख रहे साउथ पोल, इस प्रकार से। तो ये दूसरी क्वेश्चन उसको भी वेरीफाई करती है कि चुंबकीय स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये दूसरी क्वेश्चन कह रही गॉस की चुंबकत्व का नियम जिसको कहते हैं। तीसरा हम चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की तरफ। तीसरी क्वेश्चन है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाइव ई ओवर डी टी, और इसको हमने लिखा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब आप कहेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम तो है, क्योंकि आपने यहाँ पकड़ लिया कि डेल्टा फाइव ई ओवर डेल्टा टी है, वो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो डी फाइव ई ओवर डी टी हो जाता है। लेकिन वो नियम किस रूप में था, यहीं पे इसको देख लें थोड़ा सा, तीसरे वाले नियम को आपने पढ़ा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी भी परिपथ में
अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी। ये किसका था, फैराडे का नियम, आपने ये पढ़ा है इस रूप में, फैराडे का नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। लिखने में फैराडे ने और भी नियम दिए हैं, तो स्पष्ट रूप से आपको लिखना पड़ेगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। माइनस चिन्ह क्या है, दिशा दिखा रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा में से क्या होती है, विपरीत होती है अपने कारक की, तो माइनस साइन वहां से आया है। ये इस रूप में है फैराडे का नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के रूप में, यहाँ हमने इस रूप में लिख दिया इसको। तो ये कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको हल्का डिटेल देखना। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि ये ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, या इसको वोल्टेज भी ऐसे कह सकते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल और वोल्टेज एक ही चीज़ है, प्रेरित वोल्टेज। हमने इसको दिखाया ई से। आपने वहाँ पर है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, विभव प्रवणता डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये इक्वल टू कितना होता है, माइनस ई के। पढ़ा है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स माइनस ई के होता है, ये दूरी के साथ इसमें परिवर्तन। डी वी ओवर डी एक्स करेंगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई या माइनस डी। माइनस साइन क्या होगी, ऋणात्मक होती है, विभव प्रवणता इसकी ई की दिशा में क्या होती है, घटती जाती है। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, दिशा विपरीत होती है उनकी, ये ध्यान रखना है। यहाँ से देखो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट या ई डी एक्स, ई डेल्टा एक्स, इस प्रकार से v इक्वल टू ई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स दूरी के साथ परिवर्तन, डेल्टा एक्स क्या है, दूरी के साथ परिवर्तन। लिमिट आपने लगा दिया, लिमिट लगाएंगे तो सिंपली क्या हो गया, वो ई डी एक्स इस प्रकार से आ जाएगा। इसी को हम क्या लिखेंगे, अगर इसी को आप कन्वे कर लो तो डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई माइनस, ये यहाँ से आया, यहाँ से डी वी इक्वल टू क्या हो गया कि ई डी एक्स। अब कितना उत्पन्न हुआ है आपने उसका फिर से निकाला तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका ई डी एक्स, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, तो यहाँ हो जाएगा v, देन यहाँ हो रहा है इंटीग्रेशन ई डी एक्स। क्लोज इंटीग्रेशन कर दिया आपने, इनको वेक्टर के रूप में हमने डिफाइन कर दिया कि दूरी या जिसको क्या बोलते हैं, लंबाई का सदिश, कि पथ का सदिश, पथ के अलोंग सदिश। तो v इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एक्स, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसी e को या v को, ये इक्वल टू ई, एक ही चीज़ है, वोल्टेज कहो या विद्युत वाहक बल को सेम है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे कैसा है, प्रेरित है, इंड्यूस्ड हो रखा है वो, इसके कारण। तब हमने इसको इक्वेशन को देखो, फिर चेंज हो गई इक्वेशन। तो क्लोज इंटीग्रेशन, अगर एक पथ के अलोंग लेंगे, फिर से क्या लेंगे, पथ के अलोंग, यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसा है, क्लोज इंटीग्रेशन है, तो किसी पथ के अलोंग ई डॉट डी एल या ई डॉट डी एक्स, वो इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाइव बी ओवर डेल्टा टी। तो इसको कन्वर्ट किस में हो गया, ये ई होना था, वरना आपने इस रूप में पढ़ा है ना, इसको आपने पढ़ा है फैराडे के नियम को इस रूप में, 3 नीचे हो गया, 3 यहाँ पर आएगा, ई इज इक्वल टू, ऐसे पढ़ा आपने, क्लियर हो गया, अब ज़्यादा स्पष्ट हो गया। ये तो इंटीग्रेशन के रूप में, क्योंकि हमने बाकी तीनों इक्वेशन लिखी थे, इसलिए फैराडे के नियम को भी इंटीग्रेशन के रूप में यहाँ पे चेंज कर दिया। आपने ऐसे पढ़ा है ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी, ये आपने पढ़ा है, ये ई इज इक्वल टू ये चीज़ होती है, यहाँ पे हमने हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी, ये हो गया फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। ये तीसरा मैक्सवेल का समीकरण है। लास्ट और चौथा समीकरण ये आप नोट कर लें, मैं इसको मिटा देता हूँ। अंतिम और चौथा समीकरण देखिए मैक्सवेल का, आपने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा है कि क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई। क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। मैक्सवेल ने बाद में आके कहा कि आई क्या होगा, सिर्फ करंट, कोई भी करंट नहीं है, वो करंट क्या है, 2 भागों से बना है, 2 प्रकार के करंट से, एक आईसी कंडक्शन करंट और एक आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा और चालन धारा से मिलके बना है। तब उसको कहा एम्पियर मैक्सवेल का नियम, या इसी को कहते हैं एम्पियर का संशोधित परिपथीय नियम। तो एम्पियर मैक्सवेल का नियम हमारा चौथा नियम है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाइव ई ओवर डी टी, अर्थात म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट इंटू आई डी, सॉरी आई डी कितना होगा, ये इतनी चीज़ है विस्थापन धारा आई डी,
म्यू नॉट बाहर से अलग, म्यू नॉट नहीं होगा इसमें, ठीक, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट d5/dt विस्थापन धारा। तो ये 4 समीकरणें थी जो मैक्सवेल की समीकरणें कहलाती हैं। ध्यान ये रखना है कि ये अलग अलग साइंटिस्टों ने दी हैं ये समीकरणें, बस मैक्सवेल ने उनका एकीकरण कर दिया और उससे विद्युत चुंबकत्व की बहुत अच्छी व्याख्या की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की व्याख्या कर दी है। तब वो उनके नाम पे, मैक्सवेल के इस योगदान के नाम पे हम इसको कहते हैं मैक्सवेल की समीकरणें। फिर से ध्यान रखना है, ऐसे भी पेपर में पूछा जाता है कि मैक्सवेल की प्रथम समीकरण लिखो, द्वितीय समीकरण लिखो, तो आपको इसी तरह से याद करनी है। या ऐसे भी बोल सकता है कि गॉस का पहला नियम, मैक्सवेल की पहली समीकरण को किस रूप में कहते हैं, गॉस का पहला नियम, गॉस का स्थिर वैद्युतिकी का नियम, दूसरा है गॉस का चुंबकत्व का नियम, तीसरा फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, चौथा एम्पियर मैक्सवेल का नियम या एम्पियर का संशोधित परिपथीय नियम। ये हमने इसको ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितने भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं आपके आसपास, उनसे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।